आज है 27 दिसंबर शनिवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज हम बात करेंगे बंगाल की राजनीति में आए उबाल की, जहां गाज़ा और इजराइल का जिक्र कर नफरत की आग भड़काने के आरोप लग रहे हैं। हम चलेंगे महाराष्ट्र और केरल के उन गांवों में जहां भीड़ का इंसाफ इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। बात होगी ब्रिटेन के डॉक्टरों की उस चेतावनी की जो भारत की हवा को लेकर दी गई है, और जानेंगे कि आखिर क्यों 150 साल पुराने अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हुआ एक परिवार। साथ ही सुनेंगे लेखिका अनु सिंह चौधरी के साथ हुई खास बातचीत के अंश और अंतर्राष्ट्रीय जगत की हलचल। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयानों के तीर अब खतरनाक रूप लेते जा रहे हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने शनिवार को विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टीएमसी का कहना है कि भाजपा विधायक ने नग्न हेट स्पीच दी है और वे खुलेआम सामूहिक हत्या और जातीय सफाई का आह्वान कर रहे हैं। ये पूरा विवाद शुक्रवार 26 दिसंबर को कोलकाता में बांग्लादेश उप उच्चायोग के बाहर शुरू हुआ। वहां बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था। इसी दौरान शुभेंदु अधिकारी को ये कहते हुए सुना गया कि जिस तरह इजराइल ने गाजा में सबक सिखाया, उसी तरह 100 करोड़ हिंदुओं के हित में चलने वाली इस देश की सरकार को भी बांग्लादेश को ऑपरेशन सिंदूर की तरह सबक सिखाना चाहिए। इस बयान पर टीएमसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा ने नफरत और असहिष्णुता को एक कला बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शुभेंदु अधिकारी के अंदर फांसीवादी दांत दिख रहे हैं और वे नरसंहार जैसी बातें कर रहे हैं। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने भी पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर इस बयान से सहमत हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इस तरह के बयानों पर अब तक कोई एफआईआर या गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाते हुए कानूनी कार्रवाई न होने पर सवाल खड़े किए हैं। अब रुख करते हैं हरियाणा के गुरुग्राम का। यहां धर्म और जमीन को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। पीटीआई की रिपोर्ट बताती है कि गुरुग्राम के टीकली और आसपास के कई गांवों में शुक्रवार को एक महापंचायत बुलाई गई। मुद्दा था एक चर्च का निर्माण। इस महापंचायत में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता भी शामिल हुए। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 एकड़ के कृषि भूखंड पर चर्च बनाया जा रहा है, जो धर्मांतरण का केंद्र बन सकता है। उनका दावा है कि इलाके में ईसाई आबादी ना के बराबर है, फिर भी नियमों को ताक पर रखकर निर्माण हो रहा है। गांव के प्रधान संदीप कुमार का कहना है कि जमीन का लैंड यूज बदलने का आवेदन पहले खारिज हो चुका था। महापंचायत ने अब 52 लोगों की एक समिति बनाई है जो प्रशासन को ज्ञापन सौंपेगी। अब एक ऐसी खबर जो दिल को झकझोर देती है। ये खबर नफरत, डर और पलायन की है। आर्टिकल -14 के लिए कुणाल पुरोहित ने महाराष्ट्र के एक गांव से एक बेहद संवेदनशील रिपोर्ट दी है। ये कहानी है खान परिवार की। इसी साल अगस्त में 20 साल के सुलेमान खान की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। दुखद ये था कि उस भीड़ में सुलेमान के बचपन के दोस्त भी शामिल थे। सुलेमान का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसकी दोस्ती एक हिंदू लड़की से थी। सुलेमान के पिता रहीम खान को अपने गांव बेटावद खुर्द पर बहुत भरोसा था। वे मानते थे कि बाहर चाहे कितनी भी नफरत हो, उनके गांव में सब भाईचारे से रहते हैं। उनका परिवार यहां 5 पीढ़ियों से, यानी करीब 150 साल से रह रहा था। लेकिन बेटे की हत्या के बाद जब उन्होंने देखा कि 50 ग्रामीण सिर्फ तमाशबीन बने खड़े थे, तो उनका भरोसा टूट गया। मामला तब और बिगड़ गया जब आरोपियों को जमानत मिल गई और वे खुलेआम घूमने लगे। पुलिस ने 90 दिनों में चार्जशीट भी दाखिल नहीं की। ग्रामीणों के ताने और डर के माहौल ने रहीम खान को तोड़ दिया। आखिरकार भारी मन से उन्होंने अपना 150 साल पुराना पुश्तैनी घर छोड़ दिया। जब वे अपना सामान ट्रक में लाद रहे थे, तब भी किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। ये घटना बताती है कि कैसे नफरत का जहर सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। भीड़ की हिंसा का एक और चेहरा केरल से सामने आया है। द इंडियन एक्सप्रेस में नारायणन एस और अरुण जनार्दन की रिपोर्ट बताती है कि केरल, जिसे अक्सर प्रगतिशील समाज माना जाता है, वहां भी बाहरी के प्रति नफरत कैसे पनप रही है। मामला पालक्कड़ जिले का है। यहां छत्तीसगढ़ से आए एक प्रवासी मजदूर रामनारायण बघेल की भीड़ ने हत्या कर दी। रामनारायण केवल 500 रुपये की दिहाड़ी के लिए अपना घर छोड़कर केरल आया था। महज 4 दिन बाद ही उसे भीड़ ने घेर लिया। उस पर चोरी का शक जताया गया, लेकिन वायरल वीडियो में भीड़ उससे पूछ रही थी, हिंदी
कौन सी भाषा? उसे बांग्लादेशी बताकर पीटा गया। ये घटना सवाल उठाती है कि क्या भाषा और पहनावा अब किसी की जान लेने का आधार बन सकते हैं? नफरत की यह आग पहाड़ी राज्यों तक भी पहुंच गई है। निकिता जैन की रिपोर्ट बताती है कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं पर हमले बढ़े हैं। हिमाचल के देहरा में जहांगीर अहमद नामक विक्रेता को बुरी तरह पीटा गया। उन्हें धमकियां दी गई कि कश्मीरियों को यहां काम नहीं करने दिया जाएगा। वहीं हरियाणा के कैथल में एक कश्मीरी विक्रेता को घेरकर जबरन वंदे मातरम के नारे लगवाए गए और उसे बांग्लादेशी कहा गया। यह इस साल का ऐसा 16वां मामला बताया जा रहा है। अब बात करते हैं विदेश मंत्रालय के उन आंकड़ों की जो भारतीयों के निर्वासन यानी डिपोर्टेशन से जुड़े हैं। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में 81 देशों से 24,600 से ज़्यादा भारतीयों को वापस भेजा गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें अमेरिका नहीं, बल्कि सऊदी अरब सबसे आगे है। सऊदी अरब ने अकेले 11,000 भारतीयों को डिपोर्ट किया है। वहीं अमेरिका ने 3,800 भारतीयों को वापस भेजा, जो पिछले 5 सालों में सबसे बड़ी संख्या है। इसके अलावा म्यांमार से भी निर्वासन बढ़ा है, जहां कई भारतीय साइबर गुलामी के शिकार होकर फंसे थे। सेहत से जुड़ी एक बड़ी चेतावनी ब्रिटेन से आई है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन स्थित भारतीय मूल के डॉक्टरों ने भारत के लिए एक रेड अलर्ट जारी किया है। उनका कहना है कि कोविड-19 के बाद अब वायु प्रदूषण भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बनने जा रहा है। डॉक्टरों ने इसे साइलेंट किलर बताया है। उनका कहना है कि उत्तर भारत में लाखों लोगों के फेफड़े पहले ही खराब हो चुके हैं और अब हम सिर्फ हिमशैल का सिरा देख रहे हैं। डॉक्टरों ने बताया कि दिल्ली के अस्पतालों में श्वसन रोगियों की संख्या में 30% तक की वृद्धि हुई है। प्रदूषण का सीधा असर दिल और दिमाग पर भी पड़ रहा है। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट में एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी कम करने की याचिका दायर की गई थी, जिसका केंद्र सरकार ने विरोध किया। सरकार का तर्क है कि अगर एक चीज पर छूट दी गई तो यह भानुमति का पिटारा खोलने जैसा होगा। तकनीक की दुनिया से एक अहम खबर। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर निवेश की होड़ मची है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने भारत में अरबों डॉलर के निवेश का ऐलान किया है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी चिंता भी जुड़ी है। एआई को चलाने वाले डेटा सेंटर्स भारी मात्रा में बिजली और पानी की खपत करते हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि राजस्थान जैसे राज्यों में, जहां पहले से पानी की कमी है, वहां बड़ी बेवरेज कंपनियों और अब डेटा सेंटर्स की वजह से जल संकट गहरा सकता है। सवाल ये है कि क्या डॉलर की चमक में हम अपने प्राकृतिक संसाधनों की कीमत भूल रहे हैं? अब बात एक वायरल वीडियो और उससे उपजे विवाद की। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे छत्तीसगढ़ में एक सरकारी विमान से उतरते दिख रहे हैं। विवाद तब खड़ा हुआ जब ड्यूटी पर तैनात एक वर्दीधारी पुलिस अधिकारी ने उनके पैर छुए। कांग्रेस ने इसे जनता के पैसे का दुरुपयोग बताया है, जबकि भाजपा ने इसे पुलिसकर्मी की व्यक्तिगत आस्था करार दिया है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वर्दी में रहते हुए ऐसा करना नैतिकता के खिलाफ नहीं है? छत्तीसगढ़ से ही जुड़ी एक और खबर शराब घोटाले की है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में 28 आबकारी अधिकारियों को जमानत दे दी है, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। ये सभी अधिकारी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के घेरे में हैं। ईडी ने 29,800 पन्नों की चार्जशीट पेश की है, जिसमें दावा किया गया है कि अधिकारियों ने चुनाव के दौरान राजनीतिक फंडिंग के लिए बड़ा खेल रचा था। पर्यावरण और रोजगार से जुड़ा एक अहम विश्लेषण। द टेलीग्राफ में टीएम कृष्णा ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने अरावली पहाड़ियों और मनरेगा को एक साथ जोड़ा है। उनका कहना है कि सरकार अरावली की परिभाषा बदल रही है जिससे खनन और रियल एस्टेट को फायदा होगा, साथ ही मनरेगा को कमजोर किया जा रहा है। कृष्णा का तर्क है कि अरावली जैसे प्राकृतिक संसाधन और मनरेगा जैसी योजनाएं गरीबों की आजीविका का आधार हैं। अगर हम इन साझा संसाधनों यानी कॉमन्स को नहीं बचाएंगे तो इसका सबसे बुरा असर गरीबों पर ही पड़ेगा। अब चलते हैं हरकारा डीप डाइव के उस खास सेगमेंट की तरफ जहां निधिश त्यागी ने बात की लेखिका अनु सिंह चौधरी से। ये बातचीत अनु के पत्रकारिता से निकलकर दिल्ली क्राइम जैसी सीरीज की लेखिका बनने तक के सफर पर है। अनु ने बताया कि दिल्ली क्राइम का तीसरा सीजन बेबी फलक केस पर आधारित था। रिसर्च के दौरान उन्हें पता चला कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग केवल एक स्थानीय अपराध नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट है। अनु ने एक बहुत मार्मिक बात कही। उन्होंने बताया कि 2015 में नेपाल भूकंप कवर करते वक्त उन्हें लगा कि पत्रकार के तौर पर वे सिर्फ एक मूक दर्शक हैं। इसी बेबसी ने उन्हें फिक्शन लिखने की तरफ मोड़ा। उनका मानना है कि आज के दौर में जब मीडिया कई बंदिशों में है, तब फिक्शन के जरिए सच को ज़्यादा ईमानदारी से कहा जा सकता है। अनु कहती हैं, फिक्शन हमें वो आदर्श समाधान देने की आज़ादी देता है जो शायद असल जिंदगी में मुमकिन नहीं हो पाता।
अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर एक बड़ी हलचल है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि वे डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्लान पर जनमत संग्रह कराने को तैयार हैं। लेकिन उनकी एक शर्त है, रूस को पहले 60 दिनों के लिए युद्धविराम करना होगा। जेलेंस्की रविवार को ट्रंप से मिलने वाले हैं। उनका कहना है कि बिना सुरक्षा और शांति के वोटिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उधर नाइजीरिया से एक अजीब खबर आई है। सीएनएन के मुताबिक अमेरिका द्वारा दागी गई एक मिसाइल का मलबा नाइजीरिया के जाबो गांव में गिरा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आतंकवादियों के लिए क्रिसमस गिफ्ट बताया। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके गांव में कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं है और वे ईसाइयों को अपना भाई मानते हैं। इस घटना ने वहां के लोगों में डर और भ्रम पैदा कर दिया है। इतिहास और संस्कृति के पन्नों से स्क्रोल में एलेक्जेंड्रा वेरिनी का एक लेख चर्चा में है जो मध्यकालीन महिला संतों पर है। मीराबाई से लेकर अक्का महादेवी तक इन महिलाओं ने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। लेखिका का तर्क है कि उस दौर में जब महिलाओं को धर्म में कोई अधिकार नहीं था, तब इन संत कवयित्रियों ने ईश्वर से दोस्ती और प्रेम का रिश्ता जोड़कर पितृसत्ता को चुनौती दी। उन्होंने बताया कि ईश्वर सिर्फ पूजने के लिए नहीं, बल्कि एक सखी या प्रेमी भी हो सकता है। और आखिर में एक तस्वीर जिसने वियतनाम युद्ध की कहानी दुनिया को बताई थी। नेपामगल की वो तस्वीर जिसमें एक बच्ची नग्न होकर भाग रही है, उसे लेकर अब नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री ने सवाल उठाए हैं। द कन्वर्सेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस फोटो का श्रेय निक वुड को दिया जाता था। लेकिन डॉक्यूमेंट्री का दावा है कि यह फोटो शायद एक स्थानीय फ्रीलांस फोटोग्राफर ने खींची थी। फोरेंसिक जांच बताती है कि निक वुड उस वक्त काफी दूर खड़े थे। यह विवाद मीडिया में स्थानीय पत्रकारों के काम का श्रेय न मिलने की पुरानी समस्या को उजागर करता है। तो दोस्तों, ये था आज का हरकारा पॉडकास्ट। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ये हरकारा है, यहाँ शोर कम, रोशनी ज्यादा है। शुक्रिया।